सबसे पहला इसमें हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे बेटा, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो बेटा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिमांड की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डिमांड। तो डिमांड को हम लोग कहते हैं बेटा डिजायर। क्या कहते हैं हम लोग? डिजायर। लेकिन चूंकि हर चीज तो हमारी डिजायर फुलफिल होती नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो हमारी सारी इच्छा शक्ति तो फुलफिल नहीं हो सकती ना, हमारी सारी डिजायर्स तो फुलफिल होगी नहीं। तो अगर सारी डिजायर्स हमारी फुलफिल नहीं होगी तो हम कैसे काम करें, किस तरीके से करें? तो इसी को एक नाम दे दिया गया है इकोनॉमिक्स में बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव डिजायर। क्या नाम दे देते हैं उसको? इफेक्टिव डिजायर। ये जो इफेक्टिव डिजायर है, इसके अंतर्गत तीन चीजें हमारी यहां पर होती है। तीन चीजों को देखना होता है। सबसे पहला, तो बिना डिजायर के तो हम कोई काम करेंगे ही नहीं। दूसरा, जिन चीजों की हमारे पास डिजायर है उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और तो तीसरा, एबिलिटी या विलिंगनेस टू पे। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताओ इफेक्टिव डिजायर क्या होता है, तो इफेक्टिव डिजायर में डिजायर भी होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी होता है, और एबिलिटी टू पे भी होता है। ठीक है? तो क्या हो गया बेटा, यहां पर डिमांड का मतलब क्या? डिजायर। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या नाम दे देंगे? इफेक्टिव डिजायर। और इफेक्टिव डिजायर में क्या क्या होता है हमारा? डिजायर भी होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी होगा, और एबिलिटी टू या विलिंगनेस टू पे भी होगा। इन सभी चीजों को मिला करके हमारा क्या होगा? डिमांड फुलफिल होगा, डिमांड कहलाएगा। ओके? तो इसी के बेसिस पर हम लोग अब देखते हैं कि जो हमारा डिमांड है, जो हमारा डिमांड है वो किसी न किसी टर्म से प्रभावित होगा या नहीं होगा? तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो लिखिएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अब ये जो है कि ऐसे फैक्टर जिसके कारण हमारे डिमांड के डिसीजंस के ऊपर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है? ऐसे फैक्टर्स जिसके कारण हमारे डिमांड के डिसीजंस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो हमारा किसके नाम से आ जाएगा बेटा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के नाम से जाना जाएगा, कहलाएगा। ओके? तो इसमें सबसे पहला होता है बेटा प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। दूसरा आएगा बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा आएगा इनकम ऑफ कंज्यूमर। चौथा आएगा बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पांचवा आएगा बेटा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। टू चेंज अबाउट प्राइस।
लास्ट अदर्स फैक्टर। अदर्स फैक्टर्स के अंतर्गत भी अलग अलग बातें हो जाएंगी। साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, वेदर एंड सीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कि ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट होगा। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे डिमांड के डिसीजंस के ऊपर क्या होगा बेटा, प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे डिमांड के ऊपर होगा। ओके, तो अब ये जो इम्पैक्ट है वो कैसा होगा, उसके नेचर की बात करेंगे हम लोग। तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा डिमांड फंक्शन। उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो यहां तक नोट कर लिया सबने। बेटा स्पीड सही है ना, इससे कम तो नहीं रखनी ना। हाँ ले, और इससे ज्यादा भी नहीं कर सकता, नहीं तो पता चलेगा बाउंसर मार रहा हूं। हो गया, तो हेडिंग दीजिएगा बेटा डिमांड फंक्शन। कहता है शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ मेन commodity and its various determinants। shows the functional relationship between demand of main commodity and its various determinants। तो इसी को हम लोग लिख देते DM इज इक्वल टू एफ ऑफ PM PR Y T E और O, कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या करेगा, हमारा डिमांड निर्भर करेगा। इसके बेसिस पर डिमांड की बात हम लोग करेंगे। ओके, तो अब इन सभी चीजों को बारी बारी से एक्सप्लेन करके अभी हम लोगों को देखना है कि ये जो हमने यहाँ पर टोटल 6 बातें लिखी है ना, इन 6 को अलग अलग एक्सप्लेन करके देखना है। तो सबसे पहला नाम कौन सा बेटा हमारे पास, प्राइस ऑफ मेन कॉमोडिटी। अब जरा देखिएगा बेटा, हम एक तरफ लिख देते हैं प्राइस ऑफ मेन कॉमोडिटी, एक तरफ लिख देते हैं डिमांड ऑफ मेन कॉमोडिटी, एक तरफ लिख देते हैं रिलेशन। ठीक है बेटा, देखो प्राइस या तो बढ़ सकता है या तो क्या हो जाएगा, आप अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। अगर कोई चीज महंगा हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम डिमांड को क्या कर देंगे, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड को क्या कर देंगे। कौन सा रिलेशन होगा बेटा,
नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन की बात करेंगे या नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन की बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी में कैसा संबंध, नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, अपोजिट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन। ओके, दूसरा क्या था बेटा हमारे पास, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बेटा ये जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है ना, ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होगा, दो तरीके का। एक आएगा बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक आएगा बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो कहता है टू गुड्स आर टू बी सेड substitute if they used in place of each other, कि अगर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। लाइक टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक, बॉल पेन एंड जेल पेन। हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा, एटसेट्रा। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो कहता है टू गुड्स आर टू बी सेड complementary if they used together, they used together, जहां पर साथ साथ इस्तेमाल की बात आएगी, जैसे टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, एटसेट्रा। तो ये सब क्या होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। पेन और इंक, ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। बिना इंक के पेन चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। और बिना पेन के इंक का भी कोई यूज नहीं है। अब अगर इसके रिलेशन की बात करें कि भाई दोनों में किस तरीके का रिलेशन है, दोनों में किस तरीके का रिलेशन है, तो जरा वो देख लीजिए बेटा। अगर हम सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं तो हमने इधर लिखा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इधर लिखा डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी, इधर लिख दिया हमने रिलेशन। उसी तरीके से इधर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी, और इधर क्या हो जाएगा, रिलेशन। बेटा अगर मान लो टी और कॉफी की अनुसार बात करते हैं, अगर टी महंगा हो जाएगा तो लोग कॉफी ज्यादा पीने लगेंगे ये नहीं लगेंगे, बोलेंगे भाई छोड़, जब चाय महंगा हो गया तो उतरे में कॉफी ही आ जाएगा, हम कॉफी ही क्यों ना पिए। जबकि कॉफी के प्राइस के साथ कोई प्रभाव पड़ा है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी उसका डिमांड चेंज हो गया, ये नहीं हो गया। तो अगर कहीं पर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो मेन कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। चाय का दाम बढ़ा तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चाय का दाम कम होगा तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी। कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में
बेटा अगर मान लीजिए कि चीनी महंगा हुआ तो चाय का डिमांड कम हो जाएगा ही नहीं। पेट्रोल जितना ज्यादा महंगा होगा आपका स्कूटी का उपयोग उतना ही कम होगा या नहीं होगा। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो मेन कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी, कौन सा रिलेशन। और अगर प्राइस कम हुआ होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। दोनों में कौन सा, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है बेटा। हो गया बेटा यहाँ तक, जल्दी कर लो। हो गया हर्षिता। तीसरा क्या लिखवाया था बेटा, इनकम ऑफ कंज्यूमर। बेटा जब भी हम इनकम ऑफ कंज्यूमर को देखेंगे ना तो अलग अलग कमोडिटी के नेचर के ऊपर देखेंगे कि इनकम का क्या प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। तो इसमें तीन तरीके की बातें कर लेंगे हम लोग। कितने तरीके की बातें कर लेंगे, तीन तरीके की बातें कर लेंगे। एक आ जाएगा बेटा डीएसजी, डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स, डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स मतलब अच्छी वस्तुएं। दूसरा है डीआईजी, डिमांड ऑफ इनफेरियर गुड्स। और तीसरा है बेटा डीईजी, डिमांड ऑफ एसेंशियल गुड्स। बेटा देखो, आपकी इनकम जितनी ज्यादा बढ़ेगी सुपीरियर गुड्स का डिमांड उतना ज्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो एक तरफ मैंने लिख दिया इनकम, एक तरफ लिख दिया डीएसजी और एक तरफ लिख दिया हमने रिलेशन। अगर इनकम बढ़ेगा तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड भी, और अगर इनकम कम होगा तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड भी। कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है। लेकिन लो क्वालिटी गुड्स में क्या होगा भाई, अगर इनकम हमारा बढ़ रहा है तो हम खराब वस्तुएं क्यों खरीदेंगे। जब हम अच्छी खरीद रहे हैं तो इसका मतलब खराब को त्यागेंगे या नहीं त्यागेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे उसका। तो फिर से लिखिए यहाँ इनकम, डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स और रिलेशन। अगर इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी, और अगर इनकम कम होगा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड। कौन सा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। लेकिन जो जरूरत की चीजें होती है भाई वो तो जितनी आवश्यक है हमको खरीदना ही पड़ेगा ना। उसको तो चाह के भी हम लोग ज्यादा का या कम नहीं कर सकते, है कि नहीं। अब नहीं तो जैसे खांसी हो रही है तो एक ही बार में 4-5 कप सिरप पी जाते हैं, या तो खांसी साफ या हम साफ, है कि नहीं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। कल मैंने गलती से दोपहर में 3 ढक्कन निपटा दिए हैं, है कि नहीं। उसके बाद आंख बंद, तू भी आया था तो मैं आंख झपक रहा था या नहीं झपक रहा था। मैंने क्या, सब प्रयोग बेटा कर लिया घर पे हमने।
अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, गुड़, इन सब को मिला करके रात में खूब निपटाए। वो हमारी औकात से बाहर की चीज है। ना बेटा, मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन उन सब चीजों पे नहीं जाना। नहीं, वो सब चीज, उन सब चीजों से बेटा मैं थोड़ा सा दूर हूँ। नहीं बेटा, तो मैंने कल 3 ढक्कन निपटा दिया था। वो रेस्कॉफ करके नहीं आता है कफ सिरप, वो था, और एक टेबलेट था, तो टेबलेट खाया और 3 ढक्कन। उसके बाद मतलब ऐसे आंख हो रहा था, तो मैं वही सोफा पे नहीं लेटा हुआ था। फिर घर गया, घर जाते ही आराम से निपट गया। हाँ मतलब सो गया। फिर उठाऊं मैं 10 बजे के आसपास, फिर मोबाइल ऑन करके देखा किसका किसका मैसेज है, जरा एक बार रिप्लाई ठोक दूं। फिर ऑफ करके सो गया। फिर 11:30 बजे उठा, फिर देख लिया, मैंने बोला अब रिप्लाई नहीं करूंगा। जैसे तुम लोगों का कुछ का मैसेज आया था, तो मैंने रिप्लाई जल्दी नहीं करा। फिर मैंने बोला अर्ली मॉर्निंग करूंगा। तो सुबह जब आराम से फ्रेश व्रेश होके बैठा था चाय वाय पी के, तब सोचा अब रिप्लाई करो। तो देखा होगा कुछ को लिंक भेजा होगा मैंने सुबह में, या फिर जो कुछ भी पूछा था रिप्लाई किया मैंने सुबह में। इसलिए टेकिंग स्वास्थ्य लाभ। तो इफ इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, नो इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ एसेंशियल गुड्स, देयरफॉर नो रिलेशन। तो इनकम और एसेंशियल गुड्स का किसी भी तरीके का कोई रिलेशन। विक्स, अच्छा वो छोटी वाली जो टॉफी आती है, चलो देखता हूँ एक बार खा के। बस एक प्रयोग नहीं कर सकता जो हमारी नेहा दीदी और हर्षिता दीदी ने बोला है, उसके अलावा तो बाकी कोई भी प्रयोग कर ही सकता हूँ। ओहो, फिर वो दवाई नहीं रह जाता ना बेटा। शुरुआत शुरुआत ढक्कनों से होती है, बाद में गिलास होता है, फिर छोड़ो सीधा। चलो हो गया। ये हमारा किसके अंतर्गत, इनकम ऑफ कंज्यूमर के अंतर्गत। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? चौथा नंबर पे क्या बताया था बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है। मैंने इस खांसी के कारण अपने जयपुर का ट्रिप कैंसिल कर दिया। 13 तारीख को होली है भाई, 14 को होली है। तो 14 को होली है तो छुट्टी ही तो रहती है। बताओ कैसी ना बात करता है रे। देखते बेटा, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर मुझे मन होगा कि 15 तारीख को कोई टीचर हो या ना हो, मैं बुला के 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाऊं, तो मैं बुला लूंगा, है कि नहीं। और हो सकता है जब मैं नहीं जा रहा हूं तो मैं तो खुराफाती करूंगा, तो ये मान के चलना कि 15 को क्लास होगी। ठीक है ना, 15 को सैटरडे है। तो चौथा नंबर पे क्या है हमारा बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो अगर हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो अगर हम लोग टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, तो देखो या तो ह्यूमन बीइंग क्या होगा, मोर हैबिचुअल होगा, या मोर फैशनेबल होगा, या फिर लेस हैबिचुअल लेस फैशनेबल होगा। तो दो तरीके की बातें इसके अंतर्गत भी क्या होगा, यहां पर देख लेंगे। एक मिनट रुक जाओ, सारे ग्रुप में लग रहा है बच्चे बढ़ गए हैं। सर जी इतने सारे बच्चे हमारे ग्रुप में कैसे ऐड हो गए?
सीए इंटर में 390 बच्चे ऐड हुए हैं, सीए फाउंडेशन में 304 बच्चे ऐड हुए हैं। अरे सब सही हो जाएगा, रुको तो सही, बस क्लास से फ्री होऊंगा तब निपटाऊंगा। तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें तो इसमें दो तरीके की बात आएगी, हैबिट और फैशन। अगर हैबिट की बात आएगी तो इसमें दो तरीके की बातें, और फैशन की बात आएगी तो उसमें भी दो तरीके की बातें, मोर हैबिचुअल और लेस हैबिचुअल, मोर फैशनेबल लेस फैशनेबल। अगर मोर हैबिचुअल होगा तो डिमांड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और लेस हैबिचुअल होगा तो डिमांड भी क्या होगा बेटा, कम होगा। उसी तरीके से अगर मोर फैशनेबल होगा, नए नए स्टाइल का शौक होगा तो डिमांड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर लेस फैशनेबल होगा तो डिमांड भी क्या होगा। कौन सा रिलेशन बेटा, पॉजिटिव रिलेशन ना, कौन सी रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। ओके, अब उसके बाद क्या आया था बेटा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज अबाउट प्राइस ना। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज अबाउट प्राइस। तो बेटा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में क्या होगा, या तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला होगा या तो कम वाला होगा। तो जरा देखिए बेटा, यहाँ पे हमने लिखा ई, तो फ्यूचर में प्राइस जो है वो क्या होगा, या तो इंक्रीज होने वाला होगा या तो प्राइस हमारा फ्यूचर में क्या होगा, डिक्रीज होने वाला होगा। जरा आप कहानी को बेटा यहाँ पर समझिएगा। ये एक बेटा मेरा चिरकुट लाल है, ठीक है। इसने क्या करा, अपना फोन खो दिया, तो मुंह लटका के पहुंचा बाबूजी के पास कि बाबूजी बहुत टेंशन भरी जिंदगी चल रही है, हमारा फोन तो खो गया। तो बाबूजी बोले बता क्या चाहता है भाई, तनिक एक फोन दिलवा देते तो ज्यादा सही रहता। तो बोले चलो कौन सा फोन चाहिए। तो इसने अपना एक फोन बताया कि पापा ये वाला तनिक ला दीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। कितने का है भाई, तो बोला कि बस ज्यादा नहीं पापा, 15,000 रुपया का है। अब बाबूजी तो खुंदस खाए थे, लेकिन फिर बोला कि चल ठीक है कोई बात नहीं बेटवा,
आते हैं आज ऑफिस से, फिर चल के तुझे दिलवा देंगे। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कि दिलवाया जाएगा। अब पापा जी जब घर से शाम में आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि रे दादा, इस फोन का कीमत तो आगे कम होने वाला है, कुछ हो गया पॉलिसी में चेंज। तो देखा कि भाई इस फोन का कीमत अब 10,000 रुपये हो जाएगा, तो मतलब आगे प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला। तो बाबूजी घर पर आए, बोले हे बेटा चिरकटेश्वर, तनिक सुनो हमारी बात। बोले जी बाबूजी, मुझे लगता है कि तुम फोन के एडिक्टेड हो गए हो। बोला ना पापा, हम तो सिर्फ जरूरत की चीजें देखते हैं। बोले ठीक है, तुम 15 दिन रह के दिखाओ बिना फोन का, तब मानेंगे। बेटा बाबूजी ने इसलिए नहीं बोला है कि वो आपका भाव देखना चाहते, वो तो इसलिए देख रहे कि 15 दिन के बाद दाम कम हो जाएगा। तो दाम कम होगा तो वर्तमान की डिमांड को उसने क्या कर दिया होगा, कम कर दिया, ये नहीं कर दिया बेटा। प्राइस आगे कम होने वाला है, फ्यूचर में प्राइस हमारा कम होगा, उसके कारण हमने क्या करा है, प्रेजेंट के डिमांड को कम कर दिया। लेकिन अगर मान लो सुबह वार्तालाप जब हुई तो पापा ने बोला ठीक है बेटा शाम में आते हैं तो दिलवा देंगे, ठीक है, मतलब आज आते हैं फिर तुमको हम बात करते हैं, फिर 15 दिन के बाद तुमको दिलवा देंगे। और पापा को पता चला कि फोन 15 दिन के बाद 20,000 का हो जाएगा, है कि नहीं। तो पापा जी शाम में आके पता है क्या जवाब देंगे, बेटा चलो आज ही तुमको फोन दिलवाएंगे, हम तो देखना चाहते हैं कि हम तुमको अगर 15 दिन का नाम कहते हैं तो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है नहीं बेटा हमारा समझदार है कि नहीं, तुम बिना फोन के भी रह सकते थे, हम अपने बच्चे को बिना फोन का रहने देंगे, चलो बेटा आज ही लेते हैं। बाबूजी इतने दयालु तो हैं ही नहीं। बाबूजी को तो ये दिख रहा है कि 15 दिन के बाद 5,000 रुपये ज्यादा लग जाएगा, तो क्या करो, आज ही खरीद लो। कौन सा रिलेशन बेटा, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा प्राइस फ्यूचर का होता है और डिमांड कौन सा होता है बेटा, प्रेजेंट का होता है। प्राइस फ्यूचर का होता है और डिमांड, ओके, पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा। चलिए जरा अदर्स फैक्टर्स की भी बात कर ही लेते हैं, है कि नहीं। आज कम से कम लॉ ऑफ डिमांड तक पूरा निपटाना है बेटा। चलिए छठा नंबर लिखिएगा अदर्स फैक्टर, सबने नोट कर लिया था ना वहां तक। सबसे पहला कौन सा, साइज ऑफ पॉपुलेशन, पीओपी की पावर एन लिख देंगे तो समझ जाना बेटा पॉपुलेशन लिखा हुआ है। तो बेटा या तो साइज ऑफ पॉपुलेशन लार्ज होगा या तो साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल होगा। बेटा जितना ज्यादा साइज ऑफ पॉपुलेशन डिमांड उतना ही ज्यादा होगा, ये नहीं होगा भाई। अगर 10 लोग हैं तो डिमांड 10 का होगा, 20 लोग हैं तो डिमांड 20 का होगा, और 50 लोग होंगे तो 50 डिमांड कितने का होगा, 50 का होगा ही नहीं होगा। तो जितना ज्यादा साइज ऑफ पॉपुलेशन डिमांड उतना ही ज्यादा, और जितना कम साइज ऑफ पॉपुलेशन डिमांड भी उतना ही कम। कौन सा रिलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा और पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा। ओके, दूसरा क्या था बेटा हमारा, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। बेटा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या का बंटवारा या निर्धारण, जनसंख्या का बंटवारा या निर्धारण। अब ये अलग अलग बेसिस पे हो सकता है, एज वाइज हो जाए, हाइट वाइज हो जाए, जेंडर वाइज हो जाए, किसी भी बेसिस पे अलग अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे आप लोग भी आए तो बोला गया ना कि भाई रूम नंबर 301 में क्लास चलेगी, अलग किया गया ही नहीं किया गया, ऐसा तो नहीं बोला कि जिस क्लास में मनो जाके बैठ जाओ, अलग अलग किया गया ना। तो यही हमारा कहलाता है कंपोजिशन। तो अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो या तो कंपोजिशन हमारे लिए फेवरेबल होगा,
या तो कंपोजिशन क्या होगा बेटा हमारे लिए, अनफेवरेबल होगा। अगर कंपोजिशन फेवरेबल होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा, और अगर कंपोजिशन अनफेवरेबल होगा तो डिमांड घट जाएगा या नहीं घट जाएगा। कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। तीसरा, वेदर एंड सीजन। बेटा एक बताओ, आप लोग कोई भी काम करते हो मौसम के अकॉर्डिंग करते हो या नहीं करते हो। जैसे अब धीरे धीरे ठंडा खत्म होने के लिए आ गया, तो हम लोग भी धीरे धीरे पतले वाले स्वेटर पे आ गए। अब कुछ दिनों के बाद टी शर्ट में ही घूम रहे होंगे, है कि नहीं। अब अगर मान लीजिए कि जब गर्मी आ जाए तब मैं सोचूं कि ना एकदम जैकेट वगैरह का बिजनेस करे तो एकदम मस्त चलेगा, तो बेटा जो दुकानदार दुकान खोल के बैठेंगे तो सामने वाला भी सोच लीजिएगा भाई उसके दुकान में जाना मत, पागल है वो। भाई गर्मी में अगर जैकेट बेचने के लिए बैठे हैं तो पागल है ना लोग समझेगा, है कि नहीं। तो ये चीजें आपको क्या होता है कि अगर वेदर एंड सीजन जैसा होगा उस नेचर का बिजनेस हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, ये नहीं होगा। एक बच्ची है, उसने बोला कि सर सभी के पास कॉल और मैसेज आया कल की पार्टी का इनविटेशन का, पर मुझे क्यों नहीं आया। मैंने बोला नहीं नहीं बेटा तुम्हारे पास भी आ जाएगा। बच्चे भी एकदम हर एक चीज को नोटिस करते हैं, अच्छा हमको नहीं कॉल किया, इतनी हिम्मत। अरे होता भी है, इंटर बोथ ग्रुप एक बार में निकला है तो भाई बनता तो है ना उसका फर्ज। चलो, ऑनलाइन ही लिया था उसने यहाँ से क्लास, सारी क्लासेज, और बोथ ग्रुप एक बार में निकला है। फाउंडेशन में कम ही नंबर थे, 216 या 17 नंबर थे, और इंटर में बोथ ग्रुप एक बार में निकल गया। फाउंडेशन में 2 बार फेल है। इसलिए फाउंडेशन से कभी अपने आप को ना ये मत एस्टिमेट कर लेना कि मैं सीए कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। फाउंडेशन में चूंकि आपका माइंड जब बचपना वाला सोच रहा होता ना, कितना भी टीचर समझा लेना कि बेटा ये ट्वेल्थ नहीं है नहीं है, तब भी तुम्हारे दिमाग में ट्वेल्थ वाला है, अरे सर लास्ट के 1 महीने में तो तोड़ फाड़ कर देंगे। अरे नहीं होता भाई, यहाँ पे पहले दिन से लास्ट दिन तक लगना होता है। और जैसे ही रिजल्ट नेगेटिव हुआ ना तो इस बार ऑटोमेटिक अपना आप दिमाग काम करने लग गया होगा कि भाई कैसे करना पड़ेगा, उससे काम नहीं चलेगा हमारा। वो होता है, ये फैक्ट है। और इंटर में जाने के बाद जब सुबह 9 से 6 तक डेली क्लास करोगे ना तो ऑटोमेटिक सारी भावनाएं टूट जाती, बस एक ही दिखता है, अच्छा इतना ही है क्या, ये भी करना है। तो वेदर एंड सीजन या तो फेवरेबल होगा या तो अगर फेवरेबल होगा तो डिमांड क्या होगा बेटा, डिमांड बढ़ेगा, और अनफेवरेबल होगा तो डिमांड, कौन सा संबंध, पॉजिटिव रिलेशन। ओके, फिर इसके बाद बात आती है बेटा, कौन सा लास्ट वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ना। किसकी बात करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो लिख लो बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या तो फेवरेबल होगा या तो डिस्ट्रीब्यूशन या तो फेवरेबल होगा या तो, भाई जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी वो उतना अच्छा गुड्स खरीदेगा, जिसका जितना कम इनकम होगा वो उतना खराब गुड्स खरीद पाएगा या कम खरीद पाएगा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेवरेबल है तो डिमांड ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन अनफेवरेबल है तो डिमांड कम, कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन।
ओके, तो ये तो कहानी थी हमारी किसकी बेटा, डिमांड फंक्शन की। किसकी कहानी थी हमारी, डिमांड फंक्शन। अब लिखिएगा बेटा टाइप्स ऑफ डिमांड। पहले टाइप्स ऑफ डिमांड कर लेते हैं, फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड आज ही हम लोग कर लेंगे। सबसे पहला लिखिएगा बेटा इंडिविजुअल डिमांड या फर्म डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड या फर्म डिमांड। बेटा इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, इकलौता ना। अगर किसी एक फर्म की बात करें, किसी एक पर्सन की बात करें, किसी एक हाउस होल्ड की बात करें, अगर इसके डिमांड की बात करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा, इंडिविजुअल डिमांड के अंतर्गत आएगा ना। तो लिखिएगा डिमांड ऑफ ए पार्टिकुलर कंज्यूमर और पार्टिकुलर हाउस होल्ड at various price is known as individual demand. It is a subsystem of total demand। भाई एक आदमी की जो डिमांड होगी, एक हाउस होल्ड की जो डिमांड होगी, वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, बताओ, इंडिविजुअल डिमांड के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, इंडिविजुअल डिमांड के अंतर्गत आएगा। दूसरा लिखिएगा बेटा मार्केट डिमांड। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा इंडस्ट्री डिमांड। देख रहे हो ना, इंडिविजुअल का क्या नाम लिखा था, फर्म डिमांड, और मार्केट का क्या नाम हो गया बेटा, इंडस्ट्री डिमांड। तो मार्केट में हम लोग हमेशा टोटल की बात करेंगे बेटा, तो लिखिएगा मार्केट डिमांड इज द डिमांड ऑफ होल मार्केट एट various prices of the commodity। It is the sum total demand of all individual demand in the market। कि भाई जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर जो भी 16-17 लोग बैठे हुए हैं, सबकी अलग अलग कुछ ना कुछ डिमांड होगी, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन हम सबने मिलकर के क्या डिमांड करी, सबको मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा बेटा, मार्केट डिमांड या इंडस्ट्री डिमांड। तो जो टोटल होगा ना, वही हमारा किस नाम से आ जाएगा बेटा, मार्केट डिमांड या इंडस्ट्री डिमांड के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है बेटा हमारे पास प्राइस डिमांड। भाई कीमत फेंक तमाशा देख, पैसे पे जो खरीदा जा रहा होगा। तो लिखिएगा इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज which
will be purchased by the consumer at वेरियस प्राइस। कि भाई अलग अलग कीमत पे जो तुम खरीद रहे हो तो वह कीमत क्या कहलाएगा बेटा, प्राइस डिमांड को इंडिकेट करेगा या नहीं करेगा, है ना। चौथा आता है बेटा हमारा इनकम डिमांड। अलग अलग इनकम के ऊपर जो डिमांड कह रहे हैं। अब जिसका इनकम ज्यादा होगा वो अच्छी वस्तुएं ज्यादा खरीदेगा, जिसका कम इनकम होगा वो लो क्वालिटी गुड्स ज्यादा खरीदेगा। ये भी तो हम लोग देख ही चुके हैं ऊपर इनकम ऑफ कंज्यूमर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो इनकम के बेसिस पे जहां पर डिमांड को डिस्टिंग्विश करेंगे वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, इनकम डिमांड के अंतर्गत। तो लिखिएगा इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज which will be purchased by consumer at various income level अलग अलग इनकम लेवल के ऊपर जो आप डिमांड करोगे वही हमारा क्या होगा बेटा, इनकम डिमांड। भाई अगर इनकम ज्यादा होगा तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड होगी, और अगर इनकम कम होगा तो किस चीज की डिमांड होगी बेटा, इन्फीरियर। हमने इनकम ऑफ कंज्यूमर में ये क्लियरली लिखवा दिया है ना, तो यहाँ फिर से दोबारा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे फिर से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना, कि अगर इनकम बढ़ेगा तो सुपीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर इनकम कम होगा तो सुपीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा, कम होगा, अर्थात इन्फीरियर का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। छठा, सॉरी पांचवा ना, क्रॉस डिमांड। बेटा अभी जो हम लोग सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, एक के कारण दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था या नहीं पड़ रहा था, है कि नहीं। तो जैसे वो गाना गाते हो ना, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, इसी को कहते हैं बेटा क्रॉस डिमांड। कि प्राइस किसी और का बदला, प्रभाव किसके ऊपर हुआ, हमारे ऊपर हुआ, है कि नहीं। या प्राइस हमारा बदला, प्रभाव क्या होगा, किसी और कमोडिटी के ऊपर होगा। तो एक के कारण दूसरे के ऊपर प्रभाव ना बेटा, है कि नहीं। तो उसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, क्रॉस डिमांड। ओके, तो चलिए लिख लीजिए उसको भी हम लोग यहां पर। इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज which will be purchased by consumer based on the change in price of रिलेटेड गुड्स, है कि नहीं। कि रिलेटेड गुड्स में प्राइस, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में बदलाव होने से, ठीक है, रिलेटेड गुड्स में के प्राइस में बदलाव होने से जो इम्पैक्ट आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, क्रॉस डिमांड। और यही हमने सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री में समझाया था ना आपको, ठीक है। तो दोबारा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। चलिए छठा नंबर बेटा, शॉर्ट रन डिमांड। कोई बता सकते हो शॉर्ट रन डिमांड क्या है। अब देखो अभी अभी तुम लोग पेपर देके आए हो, तो ये तो अब हक बनता है हमारा पूछना कि शॉर्ट रन डिमांड, उसी से बेसिस पे पता चलेगा ना क्यों नहीं आया ना। अरे भाई
तुम तो बोले कि कुछ समय के लिए हो ना। हाँ, अच्छा नहीं आ दीदी। ओ, बोले वाह। ऐसा डिमांड जिसका इम्पैक्ट एट ए टाइम पड़ता है उसको कहते हैं शॉर्ट रन डिमांड। और जिसके प्रभाव में प्राइस में बदलाव हुआ, इम्पैक्ट हुआ, तो जैसे बिजली बिल आज से हो जाए भाई कि बिजली का रेट आधा हो गया, तो लाइट जलता भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तुरंत क्या करोगे, और मम्मी ये इसमें ना दिखता नहीं है, जरा बड़ा वाला बल्ब लगवाते हैं 50 वाट का, हो जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो वो जो 200 यूनिट वाला फ्री का काम कंसेप्ट है वो हट जाए, तो मम्मी चिल्ला के घर से बोलेगी बिल कौन भरेगा, तेरा बाप, बंद कर लाइट। जब मन होता है जला के चल जाते हो, होता ही नहीं होता है। इम्पैक्ट क्या हुआ, तुरंत हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन अगर बिजली बिल सस्ता हुआ है तो और भी लोग हम कनेक्शन लेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो उसको कहते हैं लॉन्ग रन डिमांड। ये 3 महीना, 6 महीने और 12 महीने का कंसेप्ट कहीं पे नहीं होता। प्राइस में चेंज होने से डिमांड पर अगर एट ए टाइम इम्पैक्ट पड़ता है तो शॉर्ट रन डिमांड, लेकिन वो इम्पैक्ट धीरे धीरे होगा तो उसको कहेंगे लॉन्ग रन डिमांड। बताओ, ऐसे करोगे, गलत बात है। मुझे गुस्सा आता है, ये है शॉर्ट रन डिमांड, क्योंकि हरकतें देख के तुरंत गुस्सा आती है। ठीक है ना बेटा, चलो लिखो। तो अगर एट ए टाइम इम्पैक्ट होगा तो शॉर्ट रन डिमांड, और इम्पैक्ट धीरे धीरे होगा तो लॉन्ग रन डिमांड। कोरोना आया, एक ही बार में थोड़ी ना सब पे प्रभाव पड़ गया, धीरे धीरे प्रभाव पड़ा, ये नहीं पड़ा, तो ये लॉन्ग रन इम्पैक्ट था। ठीक है ना, चलिए लिखिएगा बेटवा। चेंजेज immediately due to change in price changes immediately due to change in price if the rate of electricity are reduced, the existing users will make greater use of इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। भाई जिसके पास बिजली का कनेक्शन है वो तुरंत अपने यूजेज को बढ़ा देगा, ये नहीं बढ़ा देगा, क्योंकि दाम क्या हो गया है बेटा, कम हो गया। तो दाम कम हुआ तो इमीडिएट इंपैक्ट होगा, आप उसका यूजेज क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो हमेशा बस एक कीवर्ड याद रखना है, क्या होना चाहिए, इमीडिएटली। क्या होना चाहिए बेटा, क्योंकि अगर इमीडिएट इंपैक्ट हुआ है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, शॉर्ट रन के अंतर्गत। लेकिन प्रभाव पड़े तनिक देर से, तो उसका क्या नाम दे देंगे बेटा। तो अब कोई टाइम पीरियड याद नहीं रखोगे ना, लॉन्ग रन डिमांड। तो लिखिएगा, चेंजेज टेक प्लेस आफ्टर लॉन्ग टाइम ड्यू टू चेंज इन प्राइस।
प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो इम्पैक्ट क्या होगा, धीरे धीरे होगा। तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, लॉन्ग रन डिमांड के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगर एट ए टाइम इम्पैक्ट पड़ेगा तो शॉर्ट रन डिमांड, और इम्पैक्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे होगा, देर से होगा, तो वो किसके अंतर्गत, लॉन्ग रन डिमांड। ओके, 8वां नंबर बेटा, डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, बेटा ये जो तुम लोग गाना गाते हैं ना, हम तेरे बिना अब जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, गाते हो, है कि नहीं। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। आशिकी फरमाना है तो एक सनम का होना जरूरी है। दिस सनम इज नोन एज डिराइव्ड डिमांड। एंड आपको चाहिए आशिकी फरमाने के लिए, आप हो जाएंगे बेटा पेरेंट प्रोडक्ट। कि मेन कोमोडिटी के लिए जो चीजें साथ में होनी जरूरी है, समोसे के साथ चटनी, दिस चटनी इज नोन एज डिराइव्ड डिमांड। मैथ्स के लिए कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर क्या हो गया, डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि कैलकुलेटर की आवश्यकता तभी है जब मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है, ना मैथ्स पढ़ना होता ना कैलकुलेटर की जरूरत होती है हमें। तो मैथ्स हो गया पेरेंट प्रोडक्ट, कैलकुलेटर का क्या हो गया बेटा, डिराइव्ड डिमांड। बिल्डिंग का काम करेंगे तब ना सीमेंटवा चाहिए, अब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम ही ना करना हो तो सीमेंट की जरूरत होगी क्या। तो बिल्डिंग हो गया पेरेंट प्रोडक्ट, और सीमेंटवा का हो गया भाई, तो समझ में आ गया ना, कि जब मेन कोमोडिटी के लिए सहभागी की जरूरत होती है तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, डिराइव्ड डिमांड। मूवी देखने जाना है, अकेले मन नहीं लगता, अरे चल ना साथ में, ये जो चल ना साथ में है, ये क्या है हमारा, डिराइव्ड डिमांड, है कि नहीं। तो ये हम समझ में गए ना कि डिराइव्ड डिमांड क्या होता है। लेकिन एकला चलो रे, किसी से कोई मतलब नहीं, मदमस्त हाथी की तरह रहो। हमको देखते हो ना, क्लास में जब तक रहते हैं अपने झूम में रहते हैं, और जब नीचे बैठते थे ना भोजन की तरफ फुल कंसंट्रेशन होता है, किसी से कोई मतलब नहीं। सब कहता है इतना मत नॉनवेज खाया करो, इतना ऑयली फूड मत खाया, मतलब जिस दिन निपटना होगा निपट जाएंगे, सुनो सबकी करो दिल की, अपने अनुसार, किसी से कोई लेना देना नहीं। इसको कहते बेटा ऑटोनॉमस डिमांड। भाई मैं, अब लड़कियों के लिए तो देखो डिराइव डिमांड ज्यादा होता है, लड़कों के लिए डिराइव डिमांड नहीं होता है, जो टी शर्ट मिला ला यही पहन लेते हैं। लेकिन लड़कियों को ई सूट पहने हैं, लिपस्टिक यही होना चाहिए, मुंह पे जो लेपते हैं वो भी वही होना चाहिए, बिंदी उसी से, रबरबा तक उसी से कॉम्बिनेशन भाई। तो एक सूट नहीं पहना, पूरा डिराइव्ड डिमांड आ गया। लेकिन हम लोगों को है कि नहीं, कहावत भी है बेटा कि जब क्लास का टाइम होता है तो लड़का 5 मिनट पहले उठता है कि 5 मिनट में तो पहुंच ही जाएंगे, लड़कियां 2 घंटे पहले उठती है कि 2 घंटे तो कम से कम तैयार होने में लग ही ना जाएगा, क्योंकि उनके साथ डिराइव डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है भाई, है कि नहीं, मैचिंग कंसेप्ट, है कि नहीं। ये सूट पहने, चूड़ियां भी तो ऐसी होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए। अब पता नहीं मुंह पे कौन कौन सा लेप लगा लेता है, इसलिए तो मछलू नहीं काटता है कि नहीं। तो भाई डिराइव डिमांड ज्यादा है ना, लेकिन हम लड़कों के साथ एक बार पानी मारा, थोड़ा सा तेल लिया, ये हाँ अब ठीक है, हो गया। कितनी बार मास्टर बोल भी देता, भाई उठ के आ गया, क्या करे सर आज नींद 2 मिनट लेट खुला है। ऐसा कुछ बच्चे तो आ भी जाते हैं, सर आ जा हाँ भाई आ जा। लेकिन लड़कियों को देखो, भले नहाए धुआए नहीं, मुंह पे इतना पाउडर मार लेके बाप कितना, मतलब ठंड में भी नहाती होगी, ऐसा दूर दूर तक नहीं होता। तो डिराइव डिमांड वहां पर ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, बुरा मत लगाना, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। चलो, तो डिराइव डिमांड मतलब पेरेंट प्रोडक्ट के लिए साथ में होना कंपलसरी, और ऑटोनोमस किसी से कोई फर्क है नहीं। जैसे वाइफ कभी कभी हमें ताना भी दे देती है, भाई आपको तो ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं, तो मैंने बोला क्यों, ड्रेसिंग सेंस हो जाएगा तो 2-4 को और मिल जाएंगे क्या, एक को तो झेलना मुश्किल है।
अब भाई जो है सो है कि नहीं, काहे का कोई रिलेशन, ऑटोनॉमस डिमांड। ठीक है, चलिए। हाँ नहीं, मैं बार बार घर पे ये ताना सुनता रहता हूँ, आपको कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। मैंने ना, ड्रेसिंग सेंस रहने से क्या हो जाएगा भाई, नहीं है तो अच्छा है ना। आजकल सजना शुरू कर देंगे, फिर बोलोगे अच्छा अब कौन है, अब लो दोनों तरफ से मारो भाई। चलिए, भरोसा है लोगों का आजकल। तो डिराइव डिमांड में क्या बोल दिया हमने कि साथ में होना चाहिए ना, तो लिखिएगा द डिमांड फॉर अ कमोडिटी that arises because of the demand for some other commodity called parent product, नाम दिया था ना बेटा, parent product is called derived demand। कि भाई पेरेंट प्रोडक्ट के लिए कुछ अलग से प्रोडक्ट का होना जरूरी हो जाता है, तो जो जरूरी हो जाता है उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग बेटा, डिराइव्ड डिमांड। और जो मेन कमोडिटी है उसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग, है कि नहीं। दारू पीना है तो चखना होना चाहिए, चखना डिराइव्ड डिमांड, और दारू क्या हो गया, पेरेंट प्रोडक्ट। तुम्हारे एग्जांपल भी ले लेते कभी कभी, है कि नहीं। अभी हमको सर्दी खांसी में रेड लेबल, ओल्ड मोंग सब पिलवा रहे थे ना, तो हमने भी एग्जांपल उसी तरीके से लिया। ठीक है दीदी, चलिए। तो डिराइव्ड डिमांड में हमेशा आप याद रख लोगे। एग्जांपल लिखूं क्या, नहीं अगर बोलोगे तो लिख देते हैं, हाँ नहीं लिख लो, कहीं अभी याद है बाद में भूल जाओगे तो पता चलेगा ऑटोनोमस हो गया डिराइव्ड में हो गया ऑटोनोमस। लिखिए बेटा, द डिमांड फॉर सीमेंट is derived demand being directly related to building activity। किससे रिलेटेड होगा बेटा, बिल्डिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। 9th नंबर ऑटोनोमस डिमांड है बेटा। सबने डिराइव तक लिख लिया बेटा। ऑटोनोमस में क्या बोला, किसी से कोई मतलब, इंडिपेंडेंट ना, तो लिखिएगा बेटा, इफ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट of the demand for the other goods, then it is called ऑटोनोमस डिमांड है बेटा। तो देख लिए, एक में डिपेंडेंट था और एक में क्या हो जाएगा बेटा हमारा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा ही नहीं। तो इंडिपेंडेंट हो गया तो ऑटोनोमस, और डिपेंडेंट हो गया तो बताइए डिराइव्ड डिमांड। याद रख लोगे ना अब,
मैं कभी भी अचानक से फिर पूछ दूंगा बीच में, अगर गलती की तो सोच लो बेटा गुर्दे लाल कर दूंगा मैं। इसलिए जितना करवाऊंगा वो 100% याद रहना चाहिए। नहीं तो आराम से आप घर पे बैठ करके सेल्फ स्टडी कर लिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे बैठे हो तो अब दिमाग में अपना ये ले लो कि मई में इन एनी हो हमको अच्छे नंबर से पास होना ही है। जिसको नहीं मतलब होगा वो आराम से घर चले जाना, हमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है। सबने नोट कर लिया था ना? कौन से नंबर तक हो गया था बेटा? 10वां नंबर होगा ना? चलिए लिखिए 10th नंबर, प्रोड्यूसर गुड्स। बेटा प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, जो फर्दर प्रोडक्शन की बात करें। अब उसमें हम अलग अलग बात करेंगे, कैपिटल गुड्स होता है, सिंगल यूज गुड्स होता है, तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे जब प्रोडक्शन कॉस्ट करेंगे। अभी खाली नाम लिख लेना है कि प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या होता है। मैं देखता हूँ कि रोड बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह की जरूरत होती है, तो वो तो हमारा प्रोड्यूसर गुड्स है। और उसी तरीके से कुछ हमारे कंजम्पशन में इस्तेमाल होता है, उसको कंज्यूमर गुड्स कह सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो दो तरीके का बस ये लिख लेते हैं, 10वां और 11वां, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स में लिखिएगा बेटा, प्रोड्यूसर गुड्स are used for the production of other goods, either consumer goods और प्रोड्यूसर गुड्स। कि भाई प्रोड्यूसर गुड्स से तो गुड्स बनता है, अब वो हो सकता है कंजम्पशन के लिए भी बन रहा हो, या मशीन से ही हम मशीन बना रहे हैं ताकि आगे कुछ प्रोडक्शन हो सके, तो दोनों तरीके का गुड्स बन सकते हैं नहीं। तो प्रोड्यूसर गुड्स से गुड्स तो हम बनाते हैं, अब वो हो सकता है कि वो हमारा कंज्यूमर गुड्स भी हो, या हो सकता है वो हमारा प्रोड्यूसर गुड्स भी हो। ओके। और लास्ट है बेटा हमारे पास कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। जो हमारा फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो हमारा किसके नाम से जानेगा बेटा? कंज्यूमर गुड्स के नाम से। अब इसमें ना दो तरीके की बातें हो जाएगी बेटा, एक हो जाएगा ड्यूरेबल गुड्स और एक आ जाएगा बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल यूज गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होता है बेटा जो हमारा लॉन्ग टर्म यूज फॉर कंजम्पशन हो, कंजम्पशन में बार बार इस्तेमाल होगा, लंबे समय तक इस्तेमाल होगा, कंजम्पशन के लिए बार बार इस्तेमाल होगा, लंबे समय तक इस्तेमाल होगा, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? ड्यूरेबल गुड्स, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर एटसेट्रा, ये सब बार बार इस्तेमाल होगा कंजम्पशन में, ये नहीं होगा, है ना? और नॉन ड्यूरेबल क्या हो गया बेटा? सिंगल यूज गुड्स फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा? एक ही बार इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? दोबारा वो इस्तेमाल हो सकता है क्या? नहीं। जैसे भोजन, मिल्क, वेजिटेबल एटसेट्रा, ये सब एक ही बार इस्तेमाल होगा या नहीं होगा बेटा? ठीक है, क्या ये दोबारा इस्तेमाल हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी ध्यान में रख लोगे।
आज भी मैंने ज़्यादा तो लिखवाया नहीं होगा, 2-3 पेज लिखवाया होगा आज। कहीं रिकॉर्डिंग ना बंद हो गया। नहीं चल रहा है, चलो अच्छा है। ये तो सबने नोट कर लिया था ना, कर लिया था ना, क्योंकि वो अब वापस नहीं आएगा। आ गया। तो यहाँ तक एक बार पढ़ लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और फिर आगे की क्रिया करते हैं, ठीक है बेटा। कल तो संडे है, मिलेंगे अब हम लोग मंडे को सुबह 9 बजे। ओके, अभी तो शायद लॉ की क्लास है ना, फिर पहले लॉ की क्लास, फिर मैथ्स की क्लास, फिर अकाउंट्स की क्लास। ओके। यो। क्यों? हाँ तो अच्छी बात है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ शेड्यूल किन का है। नहीं, आज कौन सा टीटीएस है ना, तो आपकी 2 बजे से है अकाउंट्स की क्लास, 2 बजे से। चलो ओके, बाय बाय बेटा।